हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली थ्रू द एजेस सब्जेक्ट। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पे ये वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं और सेमेस्टर 1 के लिए ये वीडियो यूजफुल होगी और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं आपके इस सब्जेक्ट से वो सारे मैंने करा दिए हैं। ठीक है, और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करो, सारी यूनिट करा रखी है। ठीक है, सारे चैप्टर करा रखे हैं। आप चैप्टर को भी डिटेल में देख लो। इसके अलावा ये वन शॉट वीडियो आपके काम आएगी, इसको देख जाइए। अब पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो प्रारंभिक इतिहास है, इसको लिखने के लिए जो स्रोत यूज किए गए हैं वो कौन से हैं, यानी कौन से स्रोत हैं। तो देखिए, दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक तो होता है लिटरेचर, यानी कि साहित्य होता है, साहित्य भी बहुत ही कम मिला है। और दूसरा जो होता है वो पुरातात्विक होता है, यानी जो खुदाई में जो चीजें मिलती हैं वो भी काफी कम मिली हैं। तो दिल्ली का इतिहास लिखने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था इतिहासकारों को। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे कि इतिहास लिखा गया है। तो चलिए उन सभी चीजों को डिटेल में समझते हैं। तो दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास को समझने और लिखने के लिए इतिहासकार जो हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार के स्रोतों का सहारा लिया है, क्योंकि इस काल के लिए कोई भी डायरेक्ट या लिखित प्रमाण जो है वो सीमित ही मिला है। यानी कि कोई डायरेक्ट मतलब जो प्रत्यक्ष जो स्रोत होता है वो नहीं मिल पाया है। ठीक है, या कोई लिखित प्रमाण जो है वो भी बहुत सीमित यानी बहुत ही कम मिला है। तो पाठ्य सामग्री के अनुसार हम जो प्रमुख स्रोत हैं उस पर चर्चा करेंगे जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो अब हम करने वाले हैं यहाँ पे। आगे चलिए, पहला पॉइंट है पुरातात्विक स्रोत। तो इसमें हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में क्या मिला है। तो उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष हैं, जैसे पत्थर के औजार हो गए, ठीक है, मिट्टी के बर्तन हो गए, या ईंट हो गई, या घरों के जो अवशेष हैं, जो सिक्के वगैरह हैं, इससे कुछ जानकारी मिली। यानी जब खुदाई कराई गई तो उसमें कुछ पत्थर के औजार मिले, उससे कुछ जानकारी मिल गई। फिर कुछ मिट्टी के बर्तन मिल गए, ठीक है, जिसमें आपको सिंपल धूसर कलर के बर्तन भी थे, और दूसरे जो बर्तन थे वो जो काले रंग के बर्तन होते थे चमकदार, जिसमें पेंट किया होता था, ठीक है, कलर किया होता था, ऐसे बर्तन भी मिले हैं। तो ईंटों और घरों के अवशेष जो हैं, ये सारी चीज़ों से जानकारी मिल गई है। दूसरा क्या है कि यमुना नदी जो है इसके आसपास के जो प्राचीन स्थल हैं, ठीक है, टीले और जो किले हैं, और दिल्ली की प्रारंभिक बसावट के प्रमाण भी यहाँ पे मिलते हैं। यानी यमुना नदी जो है उसके आसपास जो भी प्राचीन स्थल थे, जो प्राचीन टीले थे, या जो किले मिले हैं, जैसे पुराना किला हो गया, तो उसके आसपास जो बसावट थी उससे भी कुछ सबूत मिल गए हैं। ठीक है, क्योंकि किले थे, नदी थी, उसके आसपास जो बसावट थी वहां से कुछ साक्ष्य मिले हैं। फिर अब बात करते हैं अभिलेखीय स्रोत की। ठीक है, जो अभिलेख मिले हैं यानी जो लिखित में मिला है, कोई इंस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, कोई शिलालेख हो गया, तो उससे क्या जानकारी मिलती है। तो शिलालेख क्या होते हैं आपको पता है, जो पत्थरों पे लिखवाए जाते हैं। स्तंभ लेख जो खंभों की तरह होते हैं उस पे लिखवा दिए जाते हैं। ठीक है, और विशेषकर अशोक के काल के अगर हम शिलालेखों की बात करें, या जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, इससे कुछ जानकारी मिल जाती है कि ये स्रोत जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के प्राचीन और प्रारंभिक इतिहास को बता देते हैं। फिर ये राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक जानकारियां भी प्रदान करते हैं कि किसका शासन था, ठीक है, कैसा शासन था, क्या उस समय का कल्चर था। तो ये जानकारी भी हमको इनसे मिल जाती है, यानी शिलालेखों से मिल जाती है, स्तंभ लेखों से मिल जाती है, ठीक है, अशोक के काल के जो शिलालेख मिले उससे मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं लिटरेचर, यानी साहित्य में क्या मिला है। तो प्राचीन ग्रंथ जैसे कि महाभारत है, बौद्ध और जैन साहित्य हैं, ठीक है, जो पाली भाषा में भी मिले। बाद के जो फारसी और संस्कृत ग्रंथ है, इनसे हमें कुछ लिखित में प्रमाण मिले हैं जिससे कि हमें प्रारंभिक दिल्ली के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें खासकर उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। ठीक है, उस समय की बात है। तो इनमें इंद्रप्रस्थ हो गया, हस्तिनापुर हो गया, इनका उल्लेख मिलता है। हालांकि इनमें इतिहास और मिथक का मिश्रण है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो साबित नहीं हो पाई हैं, लेकिन फिर भी उसको हम मान के चलते हैं कि भाई इसमें इंद्रप्रस्थ के रूप में दिल्ली होती थी, और उस समय का कुछ इतिहास यहाँ पे लिखित में मिल जाता है। फिर जो लोकल जो ट्रेडिशन होती है, यानी कि जो लोगों की स्थानीय परंपरा होती है, या जो लोगों के मन में कुछ स्मृतियां रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं, तो उसके आधार पे तो जो लोक कथाएं हैं, ठीक है, या जन श्रुतियां हैं, आपने सुना होगा ना कि कुछ कथाएं चलती है, कुछ कहानियां चलती है जो हमें हमारे पूर्वज ने सुनाई, हमारे पूर्वजों को उनके पूर्वज ने सुनाई, तो एक परंपरा बन जाती है, वो कहानियां चलती जाती है कि ऐसा 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 हुआ था। तो लोक कथाओं में, जन श्रुतियों में, और जो स्थानीय मान्यता थी, उनको उनके द्वारा भी जानकारी मिलती है। ठीक है, जो कि लिखित ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों की स्मृतियों में वो चीजें हैं, लोगों के द्वारा वो सुनी जाती हैं, ठीक है, बताई जाती है, तो उससे कुछ जानकारी मिल जाती है। फिर ये सामूहिक स्मृतियों का हिस्सा है और प्रारंभिक इतिहास को समझने में भी सहायक है। तो जो सामूहिक स्मृतियां हैं, लोगों के मन में जो यादें हैं, जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है, उससे हमको काफी जानकारी मिलती है। अब
बात करते हैं जियोग्राफिकल एविडेंस, यानी कि जो भौगोलिक साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि आपको पता है दिल्ली जो थी यमुना नदी के किनारे पे है, ठीक है। तो यमुना नदी और जो प्राचीन व्यापार जो था, जैसे उत्तरापथ और दक्षिणापथ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उत्तरापथ इस तरीके से चलता है, दक्षिणापथ जो है, ठीक है, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ आता है। तो ये जो उत्तरापथ और दक्षिणापथ था, यहाँ से कहीं ना कहीं व्यापार होता था, और दिल्ली जो थी वो ऐसी जगह पे स्थित थी कि व्यापार कहीं ना कहीं दिल्ली से होकर ही गुजरता था, ठीक है। तो यहाँ से हमको जानकारी मिल जाती है, और इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि यहाँ पे बसावट जो है वो क्यों विकसित हुई, यहाँ पे व्यापार कैसे डेवलप हो गया इतनी तेजी से, ये हमें उत्तरापथ और दक्षिणापथ से जानकारी में मिलता है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको उत्तरापथ दक्षिणापथ क्या है, कैसे व्यापार होता था, अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप चैप्टर की वीडियो देखो, वहां पे मैंने डिटेल में कराया हुआ है। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है कि दिल्ली का प्रारंभिक इतिहास जो है किसी एक स्रोत पे आधारित नहीं है, बल्कि उसमें पुरातात्विक स्रोत भी है, अभिलेखीय स्रोत भी है, साहित्यिक भी है, और स्थानीय परंपरा जो है, इन सबको जोड़कर देखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो साक्ष्य हैं ये काफी कम मात्रा में मिले हैं, बहुत ही सीमित मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कोट में बसावट और किलेबंदी की जो शैली है, ठीक है, जो पैटर्न है, उसके बारे में आपको बताना है। यानी मेन जो चीज है क्वेश्चन वो है लाल कोट, आपको लाल कोट के बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लाल कोट जो है दिल्ली के प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल माना जाता है, ठीक है। इसका निर्माण जो था वो तोमर वंश के जो शासक थे, जो हिंदू शासक थे, इनके द्वारा 10वीं 11वीं शताब्दी में कराया गया था, ठीक है। बाद में क्या होता है, जैसे तोमर वंश के शासक ने इसकी स्थापना करा दी, इसको बना दिया। बाद में चौहान शासक जब आए तो उन्होंने क्या करा, इस किले को, यानी जो ये लाल कोट है, इसको और बड़ा कराया, यानी और ज्यादा इसका विस्तार कर दिया। उस समय में ये क्या कहलाता था, उसे कहा जाता था किला राय पिथौरा, ठीक है, किला राय पिथौरा। फिर लाल कोट की बसावट और किलेबंदी का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करेगा कि प्रारंभिक दिल्ली जो है वो किस प्रकार एक सुरक्षित रणनीतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित हुई। तो यहाँ पे हमको क्या समझना है कि ये जो किला था ये हिंदू शासक के द्वारा बनाया गया। बाद में जो चौहान आते हैं, ठीक है, तो चौहान वंश के शासक ने इसको क्या किया, और ज्यादा बड़ा करा, इसको विस्तारित किया। यानी अब लाल कोट को क्या कहा जाने लगा था, अब इसको किला राय पिथौरा कहा जाने लगा था, ठीक है। फिर बाद में अगर हम फारसी ग्रंथों में बात करें तो इसको किला ए राय पिथौरा, किला ए राय पिथौरा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहला पॉइंट है लाल कोट की भौगोलिक स्थिति, यानी इसकी ज्योग्राफिकल जो कंडीशन थी वो क्या थी, स्थिति क्या थी, ठीक है। तो लाल कोट जो है ये अरावली जो पर्वतमाला है इसकी दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ियों में स्थित था। ये क्षेत्र जो है प्राकृतिक रूप से ऊंचा था, क्योंकि जो दिल्ली में जो अरावली वाला क्षेत्र है वो ऊंचा है, ठीक है, क्योंकि वो पथरीला है, पहाड़ी क्षेत्र है। फिर पथरीला और ढलानदार भी था ये क्षेत्र। तो ये भौगोलिक स्थिति की नजर से देखा जाए तो ये रक्षा की दृष्टि से अच्छी जगह थी, क्योंकि ऊंचाई पे थी। ऊंचाई पे अगर कोई किला बना लिया जाता है तो उससे ये फायदा हो जाता है कि दूर दूर तक देखा जा सकता है, ठीक है। और रक्षा की दृष्टि से भी सही होता है, ताकि बाहर की जो आक्रमण होते हैं उससे बचाव हो जाता है। तो पहाड़ियों और प्राकृतिक अवरोधों के कारण शत्रु यानी जो दुश्मन है उसके लिए आक्रमण करना थोड़ा यहाँ पे कठिन हो जाता था। यही कारण है कि प्रारंभिक जो शासक थे उन्होंने इस स्थान को अपनी राजधानी और किलेबंद नगर के रूप में चुना था, ठीक है। फिर लाल कोट में जो बसावट का पैटर्न है, सेटलमेंट जो थी, यहाँ पे बस्तियां जो थी, उसके बारे में समझते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि किले के भीतर बसावट को समझते हैं। तो लाल कोट के भीतर की बसावट, जो लाल कोट के भीतर का है उसमें शासक वर्ग रहते थे, ठीक है, यानी जो राजा है, शासक है, सम्राट है, वो रहते थे। प्रशासन, ठीक है, प्रशासन, जो प्रशासनिक कर्मचारी होते थे, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते थे, ठीक है, उस समय में वो रहा करते थे। और ये सैनिकों तक सीमित था, यानी कि शासक हो गए, प्रशासन के कर्मचारी हो गए, और सैनिक हो गए, यही लोग लाल कोट के भीतर रहते थे। यहाँ पे शाही निवास के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ पे सैन्य ठिकाने और प्रशासनिक संरचनाएं स्थित थी, क्योंकि भाई जहाँ पे शासक रहता है तो जाहिर सी बात है वहां पे सुरक्षा होगी, सुरक्षा होगी तो वहां पे सेना होगी, सेना होगी तो सैन्य ठिकाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें लाल कोट के अंदर दिखती है। ये एक सघन और नियंत्रित बसावट थी, जहां प्रवेश और आवागमन पर निगरानी रखी जाती थी, ठीक है। यहाँ पे हर एक एक्टिविटी पे नजर रखी जाती थी, कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं आ रहा, कोई खतरा तो नहीं आ रहा, इस चीज पे ध्यान रखा जाता था। सुरक्षा के कारण आम जनसंख्या को किले के भीतर बसने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, क्योंकि आम जनसंख्या बस जाए, हो सकता है उसमें कोई असामाजिक तत्व हो जो कि किसी को नुकसान पहुंचा दे, इसलिए आम जनसंख्या को वहां पे अंदर बसने की परमिशन नहीं थी लाल कोट में। सेकंड पॉइंट है किले के बाहर की बसावट। अब किले के अंदर कौन रहते हैं, आपको पता लग गया, राजा रहता है, राजा का परिवार होगा, सैनिक होगी,
ठीक है, और जो उसके कर्मचारी होंगे, जो प्रशासन में उसकी मदद करते होंगे, वो होंगे। अब किले के बाहर कौन रहता है ये समझिए। तो किले के बाहर जो है वो सामान्य जनता रहती थी, कारीगर लोग रहते थे, व्यापारी रहते थे, और जो किसान थे, कृषक वर्ग था, ये रहते थे। ठीक है, ये बाहरी बसावटें जो है किले पर निर्भर थी, और संकट के समय किले की शरण ले सकती थी। संकट का समय आए तो किले में इनको शरण दी जाती थी। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि लाल कोट केवल एक सैन्य किला नहीं था, बल्कि एक नगर केंद्र भी था, नगर केंद्र के रूप में विकसित केंद्र भी था। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सामाजिक संरचना का प्रतिबिंब। आपको पता है कि लाल कोट की जो बसावट है उसमें सामाजिक विभाजन भी था, क्योंकि देखो हर समाज, चाहे भारत का समाज हो या दुनिया का कहीं भी समाज हो, वहां पे वर्ग होते हैं, चाहे वो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो लाल कोट की बसावट जो है सामाजिक विभाजन को दिखाती है, यानी सत्ता और सुरक्षा से जुड़े जो वर्ग थे वो किले के अंदर रहते थे। यानी शासक वर्ग हो गया, अमीर वर्ग हो गया, कर्मचारी वर्ग हो गया, वो तो किले के अंदर रहता है। लेकिन जो दूसरा वर्ग है, जो उत्पादन से जुड़ा है, जो सेवा से जुड़ा है, वो किले के बाहर रहते थे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है यही आपको समझना था, और पेपर में आएगा क्वेश्चन तो आपको ये बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं लाल कोट के किलेबंदी का। जो किलेबंदी की गई थी उसका क्या पैटर्न था। यानी किलेबंदी क्या होता है, जब जैसे कोई मान लो किला है, उसको दीवार से घेर दिया जाता है, प्राचीर बोला जाता था उसको। ठीक है, चौड़ी चौड़ी दीवारें होती थी, इसको प्राचीर कहा जाता था। तो दीवारों और प्राचीरों की संरचना, यानी लाल कोट की जो किलेबंदी है, बाउंड्री जो है, इसकी सबसे जो प्रमुख विशेषता थी कि किले की दीवारें जो थी वो मोटे पत्थरों से बनाई गई थी। ठीक है, मोटे पत्थरों से क्यों बनाई जाती थी, ताकि जो किले की जो सुरक्षा है वो हो सके। ठीक है, मोटे पत्थर से अगर उसको घेरा जाएगा तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, ये दीवारें काफी ऊंची होती थी, मजबूत होती थी, और लंबे विस्तार से फैली होती थी, लंबे लंबे क्षेत्रों में फैली होती थी। निर्माण में स्थानीय जो पत्थर था इसका यूज किया गया था, जिससे कि किला और ज्यादा क्या हो गया था, मजबूत हो गया था। इसका दूसरा पॉइंट है कि प्राकृतिक भू आकृति का उपयोग, क्योंकि किला जो था वो प्राकृतिक भूगोल का उस पर भरपूर उपयोग किया गया था। यानी कि वो किस जगह पे बनाया गया था, सबसे महत्वपूर्ण ये है, किला किसी सामान्य जगह पे नहीं बना था, वो पहाड़ी और पहाड़ी की ढलान और ऊंचाई वाले स्थान पे बना हुआ था, जिससे कि उसकी रक्षा हो सके। ठीक है, और इससे किले की दीवारों के पर अतिरिक्त दबाव भी जो है वो कम पड़ेगा, और रक्षा क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया था। फिर सैन्य और रणनीतिक उद्देश्य, लाल कोट की जो किलेबंदी है वो निरंतर युद्ध आक्रमण की आशंका को दर्शाती है, क्योंकि लाल कोट जिस क्षेत्र में था वहां पे क्या था, बाहर का आक्रमण होने का खतरा रहता था, क्योंकि दिल्ली जो है ना वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। चाहे दिल्ली सल्तनत के समय पे हो या मुगल शासन के समय पे हो, दिल्ली पे आक्रमण होते रहते थे, बाहरी आक्रमण, जो कि मैंने आपको यूनिट में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में क्या था कि लाल कोट की जो किलेबंदी थी उसको निरंतर युद्ध और आक्रमण की आशंका जो थी वो दर्शाती थी। तो ये क्षेत्र जो था राजपूत राज्य और बाद में तुर्की आक्रमण के मार्ग पर स्थित था। जहां तुर्क आक्रमण होता था वो इसी क्षेत्र पे तो ये किला स्थित था। तो मजबूत किलेबंदी शासकों की सैन्य सजगता और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक थी। किलेबंदी क्यों की गई थी, क्योंकि जो शासक थे वो समझते थे कि हमारे इस किले को खतरा हो सकता है, बाहरी यहाँ पे आक्रमण हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा था, किले की जो प्राचीर थी, जो दीवारें थी, जो बाउंड्री थी, जो बाहरी दीवारें थी, उसको बहुत मजबूत बनाया था। ठीक है, अब किला राय पिथौरा और इसका विस्तार, चौहान शासकों ने क्या करा, लाल कोट का विस्तार करके किला राय पिथौरा का निर्माण करा। इससे क्या होता है कि किले की परिधि जो है वो बढ़ गई। अब किला जो था पहले इतना था, तो अब इसको और बड़ा कर दिया, यानी उसका जो उसकी परिधि, उसका जो क्षेत्र था वो बढ़ गया, और अधिक ये क्षेत्र क्या हो गया, सुरक्षित हो गया पहले से। ये विस्तार जो है इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली का जो राजनीतिक महत्व था वो समय के साथ बढ़ रहा था। ठीक है, इसीलिए दिल्ली को और ज्यादा सेफ बनाया जा रहा था। लाल कोट इस प्रकार आगे चलकर दिल्ली के अन्य किलेबंद नगरों के लिए एक मॉडल बन चुका था। लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है कि लाल कोट में बसावट जो है, किलेबंदी का पैटर्न जो है वो दिल्ली के शहरी और राजनीतिक विकास को दिखाता है। एक तरफ किले के अंदर जो है एक वर्ग रहता है, तो दूसरा वर्ग जो उत्पादक वर्ग है वो किले के बाहर रहता था। किले की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी प्राचीर दीवारें बना रखी थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बतानी है। निष्कर्ष में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपने पूरे आंसर में लिखा है, कोई भी 4-5 लाइन उठा के आप यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली ए कुहना, इसमें जो मस्जिद ए जामी जो थी इसकी वास्तुकला के बारे में आपको बताना है कि वास्तुकला का जो है, वास्तुकला यूज की गई है उससे क्या अर्थ निकलता है। तो मस्जिद ए जामी दिल्ली ए कोहना, यानी जो पुराना किला परिसर है, यहाँ पे स्थित एक धार्मिक स्थापत्य स्मारक था। इसका निर्माण जो था ये किसके द्वारा हुआ था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था।
ये मस्जिद जो है ये केवल पूजा पाठ या उपासना का स्थल नहीं था, बल्कि इसके जो स्थापत्य है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, उसमें धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अर्थ तीनों निकलते हैं। क्योंकि इसमें दो शैलियों का इस्तेमाल किया गया था, इस्लामिक शैली तो थी, भारतीय शैलियों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसको आगे हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो वास्तुकला है वो उस समय जो सत्ता थी, जो इस्लामी आदर्श थे और शासकीय वैधता थी, उसको प्रतीक के रूप में दिखाती है। क्योंकि आपको पता है जो शेरशाह सूरी है, उसने क्या करा था, इसका निर्माण करवाया था। तो जो प्रचलन में चीजें थी, जिस तरीके से निर्माण होते थे, उसने उस तरीके से निर्माण करवाया, लेकिन उसने कुछ नई चीजें भी इसमें डाली। ठीक है, तो वो उसकी सत्ता को तो दिखाती है, इस्लामी आदर्श को भी दिखाती है, और कहीं ना कहीं उसकी शासकीय वैधता को भी दिखाती है। दिल्ली ए कोहना और मस्जिद ए जामी का संदर्भ समझते हैं। तो दिल्ली ए कोहना का मतलब है पुरानी दिल्ली, समझना ध्यान से देखना इसे। दिल्ली ए कोहना का मतलब है पुरानी दिल्ली, जिसे शेरशाह सूरी ने एक नई राजधानी के रूप में विकसित करा। यानी शेरशाह सूरी ने जो ओल्ड दिल्ली है, ठीक है, उसको अपनी राजधानी के रूप में विकसित कर दिया। और मस्जिद जामी जो है इस नगर का धार्मिक केंद्र होती थी। दूसरी जगह है जहाँ पे, जिसको मस्जिद जामी कहा जाता है, ये यहाँ का धार्मिक केंद्र था। अब ये जो ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली जो है ना, ये कोई बहुत दूर दूर नहीं है कि 50-50 100-100 किलोमीटर दूर हो, बिल्कुल आसपास ही एरिया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये नगर जो है, ये नगर और मस्जिद, ये दोनों शेरशाह की सत्ता को दिखाता था। ठीक है, कितना ताकतवर था, कितना ताकतवर शासक था, उसने किस प्रकार से ओल्ड फोर्ट का निर्माण करवाया, ठीक है, और मस्जिद का निर्माण करवाया। इससे ये संदेश मिलता था कि नया शासक खुद को दिल्ली की जो पुरानी इस्लामी परंपरा थी उससे जोड़कर दिखाता था। अब इसका धार्मिक अर्थ समझते हैं। तो मस्जिद ए जामी की जो वास्तुकला है, यानी जिस तरीके से उसको बनाया गया है, उसमें इस्लामी धार्मिक आदर्श जो है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे। इसमें मिहराब है, इसमें किबला, ठीक है, मिहराब और किबला जो है उसकी दिशा जो है वो मक्का की तरफ रखी गई है। ठीक है, जो कि इस्लामी एक ईश्वरवाद और नमाज की केंद्रीयता को दिखाता है। फिर इसमें बहुत बड़ा प्रांगण है, जहाँ पे सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा सकती है। एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, वहाँ पे खूब सारे लोग आके एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। फिर अलंकरण, यानी ज्यादा सजावट अजावट पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अलंकरण अपेक्षाकृत संयमित है, यानी कि एक बैलेंस में ही उसको सजावट है उसमें। इसमें जो मेन फोकस है वो किस चीज पे, ईश्वर की भक्ति पर है। यानी मेन फोकस ईश्वर की भक्ति पे केंद्रित रहता है, ना कि भव्य सजावट पे। सजावट मैटर नहीं करता, ईश्वर की भक्ति मैटर करता है, ये बताया गया है इसमें। अब इसकी राजनीतिक और सत्ता का प्रतीक के रूप में इसको देखते हैं। तो मस्जिद जामी की जो वास्तुकला है वो शेरशाह सूरी की राजनीतिक शक्ति को भी दिखाता है। ठीक है, उसको उसकी वैधता को भी दिखाता है कि मस्जिद का जो निर्माण है वो शाही नगर के केंद्र में किया गया है। अब ये समझना, शाही नगर है पूरा, उसके केंद्र में एक मस्जिद बना दी है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि धर्म और राज्य जो है सत्ता से जुड़े हुए हैं। यानी कि धर्म क्या है, धर्म उस समय में जो शासक था, शासक का जो धर्म था वो इस्लाम था। तो और वो कहीं ना कहीं मस्जिदों का निर्माण करवा रहा है, यानी पूरी तरीके से वो, यहाँ पे कोई धर्मनिरपेक्षता वाला सिस्टम नहीं है, ये याद रखना। क्योंकि शासक का धर्म जो है इस्लाम है और वो निर्माण करवा रहा है मस्जिदों का। तो यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा पता लगता है कि धर्म और राज्य, राज्य का मतलब यहाँ सरकार से है, सत्ता से है, आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ पे भव्य प्रवेश द्वार बना है, एक ऊंचा सा मतलब दरवाजा बना हुआ है, ठीक है, और ऊंचा सा मंच भी बना हुआ है, जहाँ पे कभी शासक आता होगा। तो एक तरह से ये शासक की शक्ति को दिखाता है। फिर जुम्मे की नमाज में शासक के नाम का खुतबा पढ़ा जाना, ठीक है, ये भी दिखाता है। और उसकी संप्रभुता और सार्वजनिक घोषणा, यानी उसकी संप्रभुता की सार्वजनिक घोषणा की जाती है, शासक को महत्व दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है स्थापत्य शैली और सांस्कृतिक अर्थ। तो मस्जिद जामी की वास्तुकला में विभिन्न परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। तो मस्जिद जामी जो है, जो ये बनाई जब गई थी, तो उसमें अलग अलग परंपराओं को शामिल किया गया था। यानी एक तरीके से नहीं बना दी गई, जो एक परंपरा चली आ रही है उसी से बना दी गई, अलग अलग परंपरा। अब अलग अलग परंपरा कैसे, आपको पता है, लाल बलुआ पत्थर से बहुत सारी उस समय में स्मारक बनाए गए थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में भी और उससे पहले भी। तो लाल बलुआ पत्थर यूज करना एक आम बात थी, लेकिन इन्होंने लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ संगमरमर, यानी जो व्हाइट कलर का संगमरमर है, वो भी यूज करा। ठीक है, इससे आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल स्थापत्य दोनों की परंपरा दिखेगी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो चीजें बनाई जाती थी वो ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर यूज करी जाती थी। मुगल शासन में सफेद जो व्हाइट मार्बल है वो भी यूज किया जाता था। यहाँ पे आपको दोनों चीजें दिखाई देगी। ठीक है, फिर मेहराब हो गई, गुंबद हो गए, या जो स्तंभ हो गए, इसमें भारतीय शैली, यानी भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैली दोनों का मिश्रण दिखेगा। यानी जो इस्लामी तरीका था बनाने का, उस तरीके से भी बनाया है स्मारक को, और जो भारतीय तरीका था उससे भी बनाया गया। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। ये जो मिश्रण है,
वो ये किस बात का संकेत देता है? वो संकेत देता है कि इस्लामी शासन जो था वो भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में स्वयं को स्थापित कर चुका था, यानी उन्होंने भारत के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया था, भारतीय परंपराओं के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया था। नेक्स्ट है शहरी और सामाजिक अर्थ। तो मस्जिद ए जामी केवल धार्मिक इमारत नहीं थी, केवल पूजा पाठ की जगह नहीं थी, बल्कि ये दिल्ली ए कोहना के सामाजिक जीवन का भी केंद्र थी। क्योंकि ये जो दिल्ली ए कोहना यानी जो ये पुरानी दिल्ली है, इसका जो सामाजिक जीवन है उसका एक केंद्र मानी जाती थी। क्योंकि नमाज के समय जो अलग अलग सामाजिक वर्ग के लोग थे वो एक साथ यहाँ पे आते थे, पंक्ति में खड़े होते थे, तो ये सामाजिक समानता को दिखाती थी। फिर मस्जिद का नगर के केंद्र में होना, यानी नगर के केंद्र में जो ये मस्जिद थी, तो ये दर्शाता है कि इस्लामी नगरों में धार्मिक स्थल जो है, ठीक है, वो शहरी संरचना का ही केंद्रीय तत्व होता था। यानी जो धार्मिक जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था वो संरचना में ही शामिल कर लिया जाता था, उसको कोई अलग नजर से नहीं देखा जाता था। फिर है निरंतरता और स्मृति का अर्थ। यानी मस्जिद ए जामी जो है दिल्ली और कोहना यानी जो पुरानी दिल्ली है, इसमें इस बात का प्रतीक है कि दिल्ली की इस्लामी पहचान जो है समय के साथ बदलते शासकों के बावजूद बनी रही। ठीक है, शासक समय के साथ दूसरे आते गए, लेकिन ये जो मस्जिद थी और ये मस्जिदों का और ये जो शहर था, इसका जो प्रभुत्व था वो वैसा का वैसा ही बना रहा। ये स्थापत्य स्मारक अतीत की परंपराओं और वर्तमान की सत्ता के बीच में ऐतिहासिक निरंतरता को दर्शाता है। क्योंकि अतीत की चीजों को इसमें जोड़ा गया था और नए तरीके को भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोनों को ये दिखाती है। एंड में आपको कंक्लूजन लिखना है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है या बताया है, इसमें सारी बातें आप यहाँ लिख सकते हो। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जितना, मतलब बहुत बड़ा नहीं लिखना आपको, ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 4 लाइन लिख के आ जाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन स्मारकों की सदियों से कई बार पुनर्व्याख्या की गई है। यानी कि जो प्राचीन स्मारक है उसकी कई बार अलग अलग प्रकार से व्याख्या करी है, उसके अलग अलग प्रकार से उसके अर्थ निकाले गए हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं और जो मेहरौली का स्तंभ है, इसके संदर्भ में इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए, आपको पता है जो प्राचीन स्मारक होते हैं वो केवल अपने निर्माण काल, यानी जिस समय उसका निर्माण हुआ है उस समय के अर्थों तक सीमित नहीं रहते। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ठीक है, नए शासक आते हैं, समाज बदलता है, समाज की विचारधाराएं बदलती हैं, बदलाव आता है, तो हमेशा इन स्मारकों की जो व्याख्या है वो भी दोबारा से की जाती है। ठीक है, तो दिल्ली के इतिहास में अशोक का शिलालेख हो जाए चाहे मेहरौली का लौह स्तंभ हो जाए, ठीक है, दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इतिहासकारों ने निकालने का प्रयास किया है। तो ये स्मारक जो है आपको राजनीतिक सत्ता, धार्मिक विचारधारा और ऐतिहासिक स्मृति के परिवर्तनशील स्वरूप को स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक करके इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये स्मारक, स्मारक के अर्थ कैसे निकाले जाते हैं। तो अशोक के शिलालेखों का जो अर्थ है उसमें कैसे कैसे परिवर्तन है इसको समझते हैं। तो इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है, यानी अशोक के जो शिलालेख हैं वो मौर्य काल में धम्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, धम्म के बारे में बताया गया है इसमें, नैतिक शासन की बातें बताता है, अहिंसा और प्रजा, ठीक है, प्रजा का कल्याण कैसे हो, ये सारी बातें अशोक के शिलालेखों में लिखी है। तो ये जो संदेश है, ठीक है, इन ये सारे संदेश देने के लिए ये जो शिलालेख हैं ये स्थापित करे थे। क्यों शिलालेख स्थापित किए गए थे? ताकि लोगों को धर्म के बारे में बताया जाए, नैतिक शासन के बारे में बताया जाए, ठीक है, प्रजा का कल्याण किया जाए। इन सारी बातों के की जानकारी जो है स्तंभों से हमें मिल जाती है, शिलालेखों से हमको मिल जाती है। तो ये जो शिलालेख हैं ये शासक और प्रजा के बीच में एक संवाद का माध्यम होते थे, क्योंकि शासक लिखवाता था, प्रजा उसको पढ़ती थी, तो संवाद यानी कम्युनिकेशन हो जाता था। ठीक है, शासक के विचार प्रजा तक पहुंच जाते थे। सेकंड पॉइंट है मध्यकालीन पुनर्व्याख्या। तो मध्यकाल में क्या हुआ, अशोक की पहचान धीरे धीरे धुंधली हो गई। शिलालेखों को कभी पौराणिक राजा तो कभी किसी अन्य महान राजा से जोड़ के देखा जाने लगा। तो लोगों को इनके वास्तविक निर्माता का ज्ञान नहीं था उस समय, लेकिन इन्हें प्राचीन शक्ति और पवित्रता के प्रतीक के रूप में जरूर देखा जाता था। फिर अंग्रेजों का समय आया, तो जेम्स प्रिंसेप जो थे, इन्होंने क्या करा, ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया। तो अशोक को एक ऐतिहासिक शासक के रूप में इन्होंने दोबारा से स्थापित करा, और अब शिलालेख जो है उसका भारतीय इतिहास और वैज्ञानिक स्रोतों के साथ इसको जोड़ के देखा गया, मौर्य साम्राज्य के रूप में इसको देखा जाने लगा और इसका सही अर्थ जो है निकाला जाने लगा। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो स्तंभ है या फिर मान लो जो अभिलेख है, उसका अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकाला गया। ठीक है, कभी किसी ने उसको किसी और शासक से जोड़ के देखा, तो कभी अशोक से जोड़ के देखा गया, कभी मौर्य काल से जोड़ के देखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से समय के साथ साथ उसके अर्थ और उसकी व्याख्याएं भी बदलती रहती। अब बात करेंगे हम मेहरौली के लौह स्तंभ की।
तो इसका भी अर्थ समय के साथ बदलता रहा है। तो लौह स्तंभ जो है ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में इसको स्थापित कराया गया था। शायद या संभवतः हो सकता है विष्णु या किसी गुप्त सम्राट की विजय स्मृति में अ, इसको बनवाया गया हो। ठीक है, ये शाही शक्ति को दिखाता है, तकनीकी कौशल को दिखाता है, क्योंकि देखो लोहे का स्तंभ है और इतने वर्षों से ये स्थापित है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा और लोहा जो है वो खराब नहीं हुआ। वरना आप देखते हो ना, आज के समय में हम घर में लोहे का गेट भी लगवा लेते हैं तो 4-5 साल 10 साल में वो जंग से खराब होने लगता है। लेकिन ये जो लौह स्तंभ है ये इतने वर्षों से अभी तक खड़ा है और इसमें कहीं ना कहीं मतलब वैसा का वैसा है। तो ये तकनीकी कौशल को भी दिखाता है और धार्मिक आस्था का भी ये प्रतीक था। सल्तनत काल में इसकी व्याख्या कैसे की गई ये समझते हैं। जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई तब लौह स्तंभ को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि कुतुब परिसर में इसको सुरक्षित रखा गया। ये दर्शाता है कि जो नए इस्लामी शासक थे वो प्राचीन स्मारक को अपनी सत्ता की वैधता और ऐतिहासिक निरंतरता से जोड़ना चाहते थे। फिर लौह स्तंभ जो है केवल गुप्त विजय यानी गुप्त काल की विजय की बात नहीं है, बल्कि दिल्ली की प्राचीनता और उसके गौरव को भी बताता है, उसके इतिहास को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजों के समय में क्या हुआ। तो ब्रिटिश काल में लौह स्तंभ को वैज्ञानिक चमत्कार, जंग ना लगने वाले लोहे के रूप में देखा गया है। ठीक है, यानी एक ऐसा लोहा जिसमें कभी जंग नहीं लगता है। और प्राचीन भारतीय धातु कर्म की श्रेष्ठता को भी दिखाता है कि धातु का काम इतना मतलब बेहतरीन होता था कि ऐसा ऐसे लोहे का निर्माण कर दिया गया जो कभी भी जंग नहीं लगता जिसमें। ठीक है, तो इस रूप से भी इसको देखा जाता है। तो आधुनिक भारत में कैसे देखा जाता है, ये राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखा जाता है, तकनीकी विरासत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सत्ता, स्मृति और स्मारक। यानी प्रत्येक नया शासन स्मारकों को नष्ट करने की बजाय उसे नए अर्थ देकर अपनाने की कोशिश करता था। तो ऐतिहासिक गहराई पता लगती है इससे और वैधता पता लगती है। ठीक है, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिन्होंने हिंदू जो भी स्मारक बने थे उसको तोड़कर उस पर मस्जिद बनवा दी, या फिर उसको तोड़ के खत्म करवा के उसके मलबे को यूज करके कुछ और बनवा दिया, ऐसा भी था। लेकिन कुछ चीजों को बचाए रखा गया। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख और जो लौह स्तंभ है दोनों इस ऐतिहासिक स्मृति को कहीं ना कहीं हमारे सामने उजागर करती है। तो लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है कि अशोक के शिलालेख हो गए या मेहरौली का लौह स्तंभ हो गया, ये दोनों ही प्राचीन दिल्ली के इतिहास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सत्ता बदलती गई, धार्मिक दृष्टिकोण बदलते गए, लेकिन ये वैसे के वैसे आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का जो मकबरा है इसके महत्व और इसकी जो विशेषता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादातर हुमायूं के मकबरे से आता रहता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा सकते हैं पर आपको आंसर अच्छे समझना है, आंसर एक ही होगा हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में है और प्रारंभिक आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थापत्य का स्मारक इसको माना जाता है। और इसका निर्माण जो है मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु जब हो गई थी उसके बाद उसकी जो पत्नी थी हाजी बेगम, ठीक है, उसके द्वारा 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये भारत में पहला भव्य मकबरा था। यानी मकबरा यानी जब किसी की डेथ हो जाए उसको दफना दिया जाए और उसको इतना भव्य बना दिया जाए। ठीक है, कब्र मान लो आप इसे, इतना भव्य मकबरा था जिसने आगे चलकर मुगल स्थापत्य परंपरा को एक स्पष्ट दिशा दी। क्योंकि जिस प्रकार से आपको ये हुमायूं का मकबरा दिखता है, बाद में ऐसे ही आपको ताजमहल भी दिखता है। ठीक है, ताजमहल जो है वो क्या है, वो भी क्या है, वो भी मकबरा ही है। ठीक है, जिसको बहुत भव्य बनाया गया है। तो ये एक परंपरा ही बन चुकी थी जो हमें आगे समझनी है। तो हुमायूं का जो मकबरा है इसका महत्व क्या है, तो भारत में मुगल मकबरा स्थापत्य की पहली पूर्ण विकसित अभिव्यक्ति थी। यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी की कब्र को इतना भव्य बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसी परंपरा को आगे चलकर अकबर के मकबरे और ताजमहल में भी विकसित किया गया। अकबर के मकबरे में भी आपको ऐसा दिखेगा, ताजमहल में भी ऐसा ही दिखेगा। इस प्रकार ये मकबरा जो है ताजमहल का स्थापत्य है, ठीक है, का पूर्वज माना जाता है। यानी ताजमहल जो है इसी को प्रेरणा लेकर ही ताजमहल बाद में बनाया गया था। फारसी प्रभाव और भारतीय संदर्भ। तो हुमायूं का मकबरा जो है इसमें आपको फारसी स्थापत्य परंपरा भी दिखेगी और इसका निर्माण जो हुआ था वो भारतीय भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी हुआ था। ठीक है, भारत की जमीन पे हुआ था और इसमें आपको भारतीय तरीके शैली भी आपको दिखेगी। तो ये फारसी और भारतीय स्थापत्य का समन्वय है। यानी इसमें फारसी शैली का भी इस्तेमाल किया गया है और जो इंडियन जो शैली थी, ठीक है, निर्माण की, उसका भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है शाही सत्ता और वैधता का प्रतीक। हुमायूं का जो मकबरा है वो केवल स्मृति स्थल नहीं था बल्कि मुगल वंश की राजनीतिक निरंतरता और वैधता का प्रतीक था। ठीक है, क्योंकि जब लोग आएंगे उसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो मुगल वंश को समझेंगे
तो ये दर्शाता है कि मुगल शासन अस्थायी नहीं है बल्कि स्थायी और संगठित सत्ता है। ठीक है, कल को मान लो जैसे आज मुगल का शासन नहीं है, लेकिन आज भी अगर हुमायूं टॉम को कोई देखता है तो कहीं ना कहीं उनकी सत्ता को ये स्थापित करता है, पता लगता है कि भाई किसी समय में मुगलों का शासन था दिल्ली में और उन्होंने ये बनवाया था। तो उन्होंने एक मतलब फ्यूचर के लिए ये चीज बना के छोड़ दी थी। फिर हुमायूं का जो मकबरा है उसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें एक चार बाग योजना है। यानी मकबरे का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है चार बाग उद्यान। तो इसमें जो पूरा परिसर है, पूरा जो एरिया है, उसमें चार बराबर के भागों में उसको विभाजित कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से। और जल नहरें स्वर्ग की चार नदियों का प्रतीक है। यहाँ पे क्या है, पानी वानी बहता रहता है। ठीक है, इस तरीके से बना दिया गया है इसको। ये इस्लामी स्वर्ग यानी जो इस्लामी स्वर्ग था उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको दर्शाता है। फिर इसका चबूतरा जो है ऊंचा है, यानी एक ऊंचे चबूतरे पे ये स्थित है मकबरा, जिससे इसकी भव्यता और शाही स्वरूप के बारे में आपको पता लगेगा। तो शासक की श्रेष्ठता और गौरव को भी ये चीज दर्शाती है। तीसरा है गुम्बद, जो इस तरीके की शेप में बनाई जाती है। तो हुमायूं का जो मकबरा है भारत में डबल डोम तकनीक का प्रारंभिक उदाहरण था, क्योंकि जो डबल डोम तकनीक जब यहाँ पे लाई गई थी तो उसकी शुरुआती चीजों में आपको हुमायूं का मकबरा दिखता है। बाहरी गुम्बद जो है वो भव्यता को दिखाता है, जबकि आंतरिक अंदर की जो गुम्बद है वो संतुलन और अनुपात को दिखाती है कि किस तरीके से एक संतुलन बनाए रखा और कैसे एक सही रेशियो में इसको निर्माण किया गया है। फिर इसमें रेड जो पत्थर होता है बलुआ पत्थर उसका इस्तेमाल किया गया और इसमें व्हाइट मार्बल भी यूज किया गया है। तो ये मुख्य निर्माण जो सामग्री थी वो लाल बलुआ पत्थर है और सजावट के लिए इसमें सफेद संगमरमर का यूज किया गया है। तो ये रंग जो है ये रंगों का सही संयोजन दिखाता है जो मुगल स्थापत्य की पहचान बन गई, क्योंकि मुगल के काल में जो भी चीजें मिली या तो आपको लाल बलुआ पत्थर से मिली है या व्हाइट मिली है, सफेद संगमरमर से मिली है, और कुछ जगह पे लाल और सफेद दोनों का यूज किया गया है। ठीक है, आगे चलकर व्यापक रूप से इसको अपनाया गया था। फिर समिति और ज्यामितीय संतुलन, यानी मकबरे की जो पूरी संरचना है उसमें सममिति यानी एक जैसी मिलावट, मतलब एक जैसी देखने जैसी चीजें इसमें लगी हुई मिली हैं। चारों दिशाओं में देखोगे तो एक जैसे प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जो इस्लामी स्थापत्य को दिखाता है और ज्यामितीय शुद्धता और व्यवस्था को दर्शाता है कि जो इनके आर्किटेक्ट थे, जो वास्तुकला के जो जानकार थे, वो कितने बेहतरीन थे, उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से इसका डिजाइन किया था। फिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, हुमायूं का जो मकबरा है ये मुगल कला, फारसी वास्तुकला, भारतीय शैली जो थी, इन तीनों का संगम था। ठीक है, तो ये स्मारक जो है मुगलों की सांस्कृतिक आत्मचेतना को दिखाता है, उनकी स्थापत्य दृष्टि को दिखाता है कि वो स्थापत्य को लेके कितने सीरियस थे, कितने गंभीर थे। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है कि हुमायूं का मकबरा जो है केवल एक शासक की समाधि नहीं है बल्कि मुगल स्थापत्य की नींव है। ठीक है, शाही सत्ता की जो शाही सत्ता थी उसकी अभिव्यक्ति है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने इन चीजों को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रख दिया एक तरीके से, ताकि भविष्य में कभी कोई देखेगा, बेशक से मुगल सत्ता रहे ना रहे लेकिन वो चीजें उनके दिमाग में रहेंगी। तो यहाँ से अपना ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है शाहजहानाबाद जो है इसका आर्थिक जीवन बताना है और इसके बाजार की क्या भूमिका था इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए शाहजहानाबाद जो है ये मुगल साम्राज्य की राजधानी होने के साथ साथ एक बहुत ही समृद्ध नगर था। आर्थिक नगर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे व्यापार वगैरह बहुत होता था, बहुत डेवलप था ये। तो इसका आर्थिक जीवन जो है मुख्यतः इसके संगठित और विशिष्ट बाजारों पे आधारित था, क्योंकि यहाँ पे बाजार बहुत थे, व्यापार बहुत होता था। ठीक है, तो ये बाजार केवल व्यापार के केंद्र नहीं थे बल्कि शाही नियंत्रण और शहरी नियोजन, ठीक है, शहरों की प्लानिंग भी दिखाते थे। सामाजिक जीवन के भी महत्वपूर्ण अंग थे, क्योंकि लोग अपनी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों के लिए यहीं पे आया करते थे खरीदने के लिए। तो शाहजहानाबाद के जो बाजार हैं उसमें उसने नगर को उत्तर भारत के सबसे प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में बदल दिया था। तो इसको आप डिटेल में समझेंगे। बाजारों की संरचना और योजना को देखते हैं। तो शाहजहानाबाद में बाजारों की योजना जो है शाही मार्गों और मुख्य सड़कों के साथ है, जो मेन जो रोड होते हैं उसके साथ साथ ये बाजार बनाए गए थे। ठीक है, प्रमुख सड़क जो है जैसे चांदनी चौक की है, जो लाल किले से फतेहपुर मस्जिद तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया था, बहुत यहाँ पे शॉपिंग वगैरह की जाती थी, व्यापार होता था। इसी मार्ग पर बहुत सारे बाजार बनाए गए हैं। ठीक है, और दुकानों की श्रृंखला है, यानी एक के बाद एक दुकान, लाइन से दुकानें हैं। तो ये दर्शाता है कि आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो यहाँ पे कैसे थी और राज्य सत्ता के कितने निकट थी, क्योंकि ये सब कुछ शासक ने प्लान करके बनवाया था। अब विभिन्न बाजारों की भूमिका को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं चांदनी चौक। शाहजहानाबाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यापारिक केंद्र था, ठीक है, जहाँ पे बहुत दूर दूर से व्यापारी आते थे। यहाँ पे कीमती वस्त्र, आभूषण, मसाले, इत्र, सारी चीजें मिलती थी, लग्जरी आइटम यहाँ पे मिलता था। ठीक है, ये चांदनी चौक था।
फिर विशेषीकृत बाजार, यानी शाहजहानाबाद में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार थे। जैसे होता नहीं कि कपड़े लेने हैं तो कपड़े के लिए अलग बाजार है, अनाज लेना है तो उसके लिए अलग बाजार है, धातु या हथियार जो है उसके लिए अलग बाजार है, ठीक है, कारीगरों के कटरे के लिए अलग है। तो यानी कि हर चीज के लिए बाजार अलग थे जो स्पेशल उस चीज के लिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कारीगर और उत्पादन में भूमिका, शाहजहानाबाद के बाजार जो थे उसमें कारीगर, दस्तकार, शिल्पी जो थे, शिल्पकार जो थे, इनको रोजगार मिल जाता था। यहाँ पे रेशम हो गए, सूती कपड़े हो गए, जरी हो गए, ठीक है, आभूषण हो गए, सारी चीजें यहाँ पे आसानी से मिल जाती थी। नेक्स्ट है शाही नियंत्रण और राजस्व। बाजार केवल स्वतंत्र व्यापार के केंद्र नहीं थे, यहाँ पे शाही प्रशासन बाजारों पर कड़ी निगरानी रखते थे। यहाँ पे आपको अलग अलग कीमतों की चीज मिल जाएगी, माप तौल की और गुणवत्ता, इन सब चीजों पे कंट्रोल किया जाता था शासक के द्वारा। शासक को यहाँ से राजस्व मिलता था, टैक्स मिलता था, ठीक है, उसी से वो नगर में आर्थिक अनुशासन बनाए रखता था, क्योंकि पैसा चाहिए होता है शासन चलाने के लिए। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका, केवल ये आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक संपर्क के केंद्र भी थे। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, जैन, विदेशी व्यापारी सब यहाँ पे आते थे, मिलजुल कर यहाँ पे रहा करते थे, व्यापार वगैरह होता था, ठीक है। शाहजहानाबाद का एक बहुसांस्कृतिक शहरी समाज के रूप में विकसित किया गया था। फिर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका क्या योगदान था, इसको देखते हैं। तो आगरा, लाहौर, बनारस, बंगाल, दक्कन, ये सारे क्षेत्र यहाँ से जुड़े थे। मध्य एशिया से और फारस से भी इनका व्यापार होता था। मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक शक्ति थी वो इसी के कारण मजबूत हो रही थी, और दिल्ली सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक नगर के रूप में जाना जाता था, ठीक है। निष्कर्ष में आप बताओगे कि शाहजहानाबाद के बाजार जो थे वो उसके आर्थिक जीवन की रीढ़ थे। यहाँ पे व्यापार होता था, उत्पादन होता था, राजस्व मिलता था, ठीक है, सामाजिक जीवन का भी ये केंद्र होता था। तो ये महत्वपूर्ण था। एक क्वेश्चन मैंने देखा है जो कई बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जफर जटली, ये क्या है? ये आपको जो कमेंट्स आता है ना, टिप्पणी टिप्पणी में ये क्वेश्चन आता है, और ये मैंने कई जगह देखा है, 1 साल 2 साल 3 साल के पेपर में मुझे हर जगह दिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये रिपीट हो सकता है, तो उसको समझते हैं। जफर जटली क्या है? तो जफर जटली जो है 18वीं शताब्दी के दिल्ली के जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे और कवि थे, यानी ये महत्वपूर्ण कवि हैं, और व्यंग्यकार यानी सटायर लिखा करते थे। वे उस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक पतन की सबसे तीखी आलोचकों में से एक थे। उस समय में जो समाज में जो पतन हो रहा था, राजनीतिक और नैतिक पतन हो रहा था, उसके बारे में इन्होंने लिखा है और आलोचना करी है। अब इनके साहित्यिक व्यक्तित्व को समझते हैं। तो जफर जटली जो है फारसी और उर्दू में लिखा करते थे। इनकी कविता का जो मुख्य स्वर था वो व्यंग था, यानी सटायर। ये क्या करते थे? कटाक्ष, ठीक है, कटाक्ष लिखते थे। ये दरबारी कवियों की चापलूसी वाली जो परंपरा थी उससे बिल्कुल अलग थे। सत्ता की खुली आलोचना कर दिया करते थे। अब सामाजिक आलोचना की बात करें तो जटली की रचनाएं जो है, दिल्ली के अभिजात वर्ग इन्होंने लिखा है, धार्मिक पाखंड लिखा है, नैतिक गिरावट लिखी है। इन सारी चीजों पे इन्होंने तीखा प्रहार किया, ठीक है, इन सभी मुद्दों पे। तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कविताएं हैं, बताती है कि 18वीं शताब्दी में दिल्ली में सत्ता और समाज दोनों में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार था, और अव्यवस्था जो थी वो बहुत ज्यादा फैल गई थी। अब राजनीतिक संदर्भ में देखें तो जटली जो थे मुगल प्रशासन और दरबारी संस्कृति को खूब आलोचक थे। उनकी व्यंग्यात्मक जो भाषा थी वो शासकों और अमीरों को असहज करती थी, यानी उनको भी पसंद नहीं था ये। उनकी रचनाएं उस समय की राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता के पतन को दिखाती थी। फोर्थ पॉइंट है दंड और अंत। बाद में क्या हुआ? अब जफर जटली इतना निर्भीक होके बिना डरे आलोचना करते थे, तो जाहिर सी बात है ये उसको महंगा तो पड़ने वाला था। मुगल सत्ता ने उसको पसंद नहीं करा, उसको फांसी पे लटका दिया। तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे सत्ता के दमन के उदाहरण के रूप में देखा जाता है, कि कोई अगर सत्ता के खिलाफ बोल दे एक शब्द तो उसको सीधा मृत्यु दंड दे दिया जाता था, ठीक है। आज के समय में आप देखते हो कि सत्ता के खिलाफ लोग कितना कितना बोल देते हैं, लेकिन वो उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन इस समय में अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसे मिलती थी, यानी फांसी पे लटका के। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है हमारा वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।